नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा पहुंचकर आगरा और मथुरा जनपद के लिए 483 करोड़ रुपए की लागत की 395 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में दोनों जनपदों के अधिकांश क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण और राजकीय निर्माण निगम द्वारा सड़कों का निर्माण और मरम्मत कार्य कराया जा सकेगा। इसके अलावा कई नए छोटे और बड़े पुल भी बनेंगे। बता दें कि सर्किट हाउस में विभागीय अफसरों के साथ बैठक करने के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मीडिया से भी मुखातिब हुए। सबसे पहले आज यहाँ आगरा वृत्त, जिसमें आगरा जनपद और मथुरा जनपद आता है, लोकार्पण और शिलान्यास की दृष्टि से जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, जिसमें लगभग 395 किलोमीटर लंबाई की 395 किलोमीटर की लोकार्पण है, 1583 किलोमीटर के शिलान्यास है। इस प्रकार से कुल 484 करोड़ से अधिक लागत के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आगरा और मथुरा के विकास की दृष्टि से आज यहाँ पर संपन्न हुआ। उन्होंने विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि चुनाव नजदीक है, इसलिए विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पर अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। कोई घोटाला, कोई घपला नहीं है। ये विरोधियों का एकदम दुष्प्रचार का कई चीज दुष्प्रचार होते हैं। जैसे आप कल का मैं बता रहा हूँ, ट्विटर वाला मामला बता रहे हैं। अब दो मुस्लिम भाई आपस में लड़ रहे हैं, अब उनकी क्या साजिश थी? वो कह रहे जय श्री राम बोलो। अब अगर इसकी सच्चाई सामने ना आती तो इसमें तो हिंदू संगठन को बदनाम करते, भाजपा को बदनाम करते, भाजपा सरकार को बदनाम करते। सच ये नहीं। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाकर खून की होली खेली, वही लोग भाजपा का दुष्प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य दल, किसी की साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के जो विरोधी हैं, जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा है, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, राम भक्तों के खून से होली खेली, और जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया कि वहाँ मंदिर का निर्माण न होने पावे, देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद भी जिनकी छाती मतलब तो एकदम फट रही थी, वह सारे मिलकर के इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं और कोई भी दुष्प्रचार सफल नहीं होने पाएगा। कासगंज के पटियाली सामुदायिक केंद्र पर तैनात एक महिला चिकित्सक द्वारा मेडिकल में जबरन गन शॉट दिखाए जाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। पीएससी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर अंजू यादव ने इस मामले में थाना पुलिस से कार्रवाई के लिए 2 नामजदों के लिए तहरीर भी दी है। महिला चिकित्सक के मुताबिक नामजद आरोपियों द्वारा उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है, जिससे वे दहशत में हैं। मैडम, ये कंसर्ट वाला क्या मामला है? अभी कुछ दिन पहले मैंने एमएलपीसी की थी, गुलफाम नाम का था जिसकी एमएलपीसी की थी। वो आया था इमरजेंसी में, वो मेरे पे उसको लैसिरेटेड वुंड करके मैंने जो भी था एमएलपीसी जो सही था वो मैंने किया, बट ये लोग मेरे पे प्रेशर बना रहे थे कि मैं इसमें गन शॉट लिखूं, क्योंकि उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें गन शॉट होना चाहिए, क्योंकि ना ही उसमें बर्निंग था अराउंड, ना ही फायर आर्म के कोई छर्रे थे और न ही उसके आसपास कुछ भी ऐसा मुझे कोई निशान मिला। उसके शायद दूसरे दिन या तीसरे दिन 3 अज्ञात लोग आए ऑन ड्यूटी, मुझे धमका रहे थे कि आपने उसमें गन शॉट क्यों नहीं लिखा, दोबारा थाने से हम लेके आ रहे हैं, आप उसमें गन शॉट लिखिए। जब मैंने उन्हें मना किया उसके बाद भी वो मुझे धमकाते रहे। उसके बाद मैंने थाने में तहरीर दी है, इसके बारे में उनको बताया, अपने सीएमओ सर को भी बताया है। उसके बाद भी मुझे और लोगों से पता चला, ये धमका दे रहे थे कि अगर अकेले में मिलेगी ये डॉक्टर साहिबा तो हम उनको बताते हैं। ये पूरा मामला है, गुलफाम नाम है शायद उसका, और अभी भी वो इसी तरीके से मुझे धमकाता रहता है कि मैंने उसमें गन शॉट क्यों नहीं लिखा, मुझे लिखना चाहिए। खेत में दिन दहाड़े लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग का ये वीडियो फरीदाबाद के गांव सागरपुर का बताया जा रहा है। जहां 2 भाइयों के बीच फार्म की जमीन की पैमाइश को लेकर कहासुनी हो गई, तो एक भाई ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर करने शुरू कर दिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल वायरल हो रहे इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
मथुरा में केआर डिग्री कॉलेज के पीछे कैलाश नगर के नाले में बाइक समेत नाले में डूबे दोनों युवकों के शवों को आज सुबह बरामद कर लिया गया। बता दें कि मंगलवार को झमाझम बारिश की वजह से सड़कें और गलियां जलमग्न हो गई थीं। उसी दौरान खुला पड़ा कैलाश नगर का नाला बारिश के पानी से पट गया। बताया जा रहा है कि बाइक पर 3 युवक सवार थे, जिन्हें नाले का अंदाजा नहीं लग पाया और बाइक समेत तीनों नाले में जा गिरे। एक युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, लेकिन अरमान और जतिन नाले में बह गए। उनकी तलाश में नगर निगम की टीम द्वारा कल शाम से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, जो आज सुबह के वक्त दोनों युवकों के शवों को बरामद किया जा सका। बहरहाल बारिश की पहली दस्तक ने नगर निगम के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी और आलम यह हुआ कि नगर निगम के बद इंतजामों के चलते 2 युवकों की जान चली गई। दोनों शव निकल चुके हैं? हाँ, दोनों शव निकल गए। कितना मशक्कत करनी पड़ी आपको? काफी रात भर कर चला ऑपरेशन, दोनों निकल गए। ये 10 घंटे बाद मिल रहा है आपके बच्चे का, तब क्या कहेंगे? किस तरीके की लापरवाही? ये लापरवाही साहब नगर निगम की देखिए, आपके सामने हाल हो रहा है। 2 बजे तो काम स्टार्ट हुआ है, अब बताइए इनके पास टॉर्च भी नहीं थी रात को देखने के लिए। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब चाहते क्या देखिए, इसमें प्रशासन की लापरवाही है पूरी इसकी, नगर निगम की। तो क्या आप मांग करेंगे? अब मांग क्या करें भाई साहब, देखो समझदार हो, हम क्या कोरोना की वजह से तन्हाई की बंदिशों में बंधे ताजमहल को अब दर्शकों के दीदार के लिए खोल दिया गया है। ताजमहल खुलने के पहले दिन कम संख्या में ही सही, लेकिन ताज के दीवानों ने अपने पसंदीदा इस स्मारक का पूरे इत्मीनान के साथ दीदार किया और इसकी रूहानियत का भी एहसास किया। देखिए हमारे संवाददाता देवेश दीक्षित की रिपोर्ट। लंबे समय के बाद में ताजमहल के द्वार सैलानियों के लिए खुल गए हैं। हम इस वक्त खड़े हुए हैं ताजमहल के पश्चिमी गेट पर, जहां के सैलानी आए हुए हैं ताज दीदार की हसरत अपने मन में समेटे। कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि इतने दिनों से ताजमहल बंद था, आपकी इच्छाएं भी होंगी कब खुले और कब हम ताज का दीदार कर सकें। अपना नाम पहले बता दीजिए, कहाँ से? मेरा नाम जसबीर सिंह, फ्रॉम चंडीगढ़ से आया हूँ। आज काफ़ी लंबे समय से चल रहा था कि ताजमहल जाना है, तो हमें काफ़ी दिन पहले पता चला कि आज की डेट में है कि ताजमहल खुल रहा है। तो हम काफ़ी दिनों से प्लानिंग करके पहले दिल्ली आए 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले पता लगा कि भी खुला नहीं, 1-2 दिन आगे हो गई डेट इसकी। ठीक है, पहले 14 कह रहे थे, फिर 16 कह रहे थे, तो आज हमें पता खुल गया। तो आज सुबह दिल्ली से आए हैं हम ताजमहल घूमने के लिए। बाकी अभी विजिट करेंगे, देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। बाकी काफ़ी इच्छा थी शुरू से ही, किताबों में पढ़ते आ रहे थे यहाँ पे जो भी यहाँ की स्टोरीज हैं। बाकी अब देखते हैं आज का क्या रहता है, बाकी जैसा भी होगा फिर आपको बताएंगे जाते टाइम कैसा रहता है। तो ताजमहल की खुलने की खबर सुनकर सैलानियों के भी चेहरे खिले हुए हैं और कोविड-19 जो प्रोटोकॉल बनाया गया है सैलानियों के अंदर एंट्री के लिए, उस प्रोटोकॉल का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जो कि एएसआई ने खास तौर पर निर्देशित किया हुआ है कि ताजमहल में प्रवेश के दौरान मास्क, सैनिटाइजेशन से लेकर सभी व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से अपनाई जाएं, जिससे कि इस संक्रमण को बचाव कर सके, संक्रमण से बचाया जा सके। और तमाम आप देख सकते हैं कि 650 के करीब सैलानियों को एक दिन में एक बार में प्रवेश दिया जा रहा है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग सही तरीके से कायम बनी रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सुबेक कुमार के साथ देवेश दीक्षित। कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र में 3 जून को शहर के माधोपुरी इलाके में पंकज शर्मा की पत्नी पूनम गौड़ से अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने 15,000 रुपए की नकदी से भरा बैग, एटीएम कार्ड लूट लिया था। कासगंज पुलिस ने इस वारदात का अब खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक बदमाश को भी गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक मोबाइल, एटीएम कार्ड और लूटे गए 15,000 रुपए भी बरामद किए हैं। इसके अलावा घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। पकड़े गए बदमाश को पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। थाना कासगंज जनपद कासगंज के अंतर्गत श्रीमान पुलिस महोदय के द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एक घटना माधोपुरी कॉलोनी कस्बे में शहर कासगंज के अंतर्गत ही पूनम गौड़ के साथ घटित हुई, जिसमें कि एक बाइक सवार व्यक्ति के द्वारा छेड़ती की घटना की गई। जांच क्रम में पाया गया कि वह बाइक सवार व्यक्ति, जिसका नाम मनोज है और वो मथुरा नई मस्जिद थाना हाईवे का निवासी है, और तमामी विवेचना के दौरान उसकी जो है इन्वॉल्वमेंट पाया गया, उसको गिरफ्तारी की गई। उसके पास से एक अदद मोबाइल, एक बाइक और 1500 रुपए जो छीने थे उसने, और उसके पास एक एटीएम कार्ड भी केनरा बैंक का मिला। उसके पास जितने प्रकार की चीजें मिली हैं, उससे सिद्ध होता है कि वो पहले से भी इस प्रकार कई आपराधिक मामले कर चुका है।
मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र के मां महावीरी हॉस्पिटल में उपचाराधीन एक 18 वर्षीय युवती के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोप है कि हॉस्पिटल के स्वास्थ्य कर्मी ने वार्ड में भर्ती युवती के साथ छेड़खानी की। परिजनों को जब इस बात की पता लगी तो उन्होंने हंगामा काटना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया पूरा मामला छेड़खानी का लग रहा है। मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल भी कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी स्वास्थ्य कर्मी 3 दिन पहले ही मां महावीरी हॉस्पिटल में नियुक्त किया गया था। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। ये देखिए, थाना कोतवाली नगर जनपद मथुरा का प्रकरण है। थाना कोतवाली नगर में मां महावीरी हॉस्पिटल, जो राधिका विहार चौकी कृष्णा नगर क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहां पूजा नाम की एक लड़की जो कि बरारी की रहने वाली है, जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है, वो कल रात में पेट के दर्द की शिकायत तो उस हॉस्पिटल में एडमिट हुई और उस हॉस्पिटल के एक कंपाउंडर द्वारा, जिसका नाम श्याम गुजर है, जो कि शिवाल थाना बरसाना का रहने वाला है, उसके द्वारा छेड़खानी की घटना कारित की गई। परिजनों की तरफ से भी छेड़खानी की तहरीर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज देखने से भी वहां प्रथम दृष्टया छेड़खानी की घटना अभी प्रतीत हो रही है। मुकदमा पंजीकृत किया गया रहा है। लड़की का मेडिकल कराया जाएगा। शीघ्र ही जो दोषी अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित है। आगरा में ताजमहल की तालाबंदी हटने के बाद भले ही पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को राहत की उम्मीद जागी है, लेकिन करोड़ों रुपए का घाटा झेलने वाले होटल और हैंडीक्राफ्ट उद्यमियों के जख्म भरने में काफी वक्त लग सकता है। इस रिपोर्ट को देखिए हमारे संवाददाता देवेश दीक्षित के साथ, जिसमें पर्यटन व्यवसायियों ने अपने दर्द को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से वे करोड़ों रुपए का नुकसान खाए बैठे हैं। आज से ताजमहल और अन्य स्मारक खुल गए हैं। बता दें कि लंबे समय से ये स्मारक बंद थी, जिसकी वजह से पर्यटन उद्योग बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहा था। इस वक्त हम मौजूद हैं एक होटल के अंदर, पर्ल व्यू होटल है और उनके जो संचालक हैं कृष्णवीर जी हमारे साथ में हैं कि हम जानेंगे उनसे किस तरीके से ये वक्त और ये दौर गुजरा, कितना नुकसान होटल इंडस्ट्री को रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस बार कोरोना आया, शासन प्रशासन की कुछ भी तैयारियां नहीं थी और ये पिछले 2 महीने में आगरा में सबसे ज़्यादा पर्यटन उद्योग को नुकसान हुआ है। हम आपको बता दें कि आगरा में 800 से 900 के तकरीबन बजट और स्टार होटल्स हैं जिनकी संख्या है और 300 से 400 एम्पोरियम हैं, तो जिससे कि लाखों की संख्या में कर्मचारी कार्य करते हैं और उन सबको बेरोजगार हो गए। और 2 महीने के अंदर में सरकार ने ताजमहल बंद कर दिया, सारे होटलों के लिए आदेश दे दिए कि बंद कर दिए जाएं, लेकिन उसके लिए कोई विकल्प नहीं चुना कि हम उनको किस तरह से राहत दें, कि किसी तरह से हम उनको बिल माफ़ कर दें या फिर कोई एक निर्धारित निधि उनके जो लेबर क्लास के वर्क हैं उनको हम दे दें। तो इस तरीके से बड़ा मतलब लोगों ने यहाँ तक नौबत आ गई कि लोगों के घर में खाने तक के लिए व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। तो शासन पूरी तरह से विफल रहा और ना ही उन्होंने कोई इस पर विचार किया, ना ही कोई तैयारी की, ना ही उन्होंने कुछ करने का प्रयास किया। अगर वो प्रयास करते तो शायद इतना जो व्यापारी वर्ग है इसको इतना बड़ा नुकसान नहीं होता और कुछ राहत मिलती। करोड़ों रुपए का नुकसान इस होटल उद्योग के यहाँ पर हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपका होटल है और तकरीबन ये 2 महीने जो आपके गुजरे और मैं ना तो स्टाफ की आपने छुट्टी की होगी, कितना नुकसान प्रति माह के हिसाब से रहा होगा? और पहले जब लॉकडाउन हुआ उस समय भी आप ऐसे ही हालात थे, तो कितना नुकसान से आप व्यक्तिगत तौर पर आपका होटल गुजरा? जी मैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2 माह में हमारा ही होटल नहीं, प्रत्येक होटल वाले को 5 से 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कोरोना की वजह से पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से आगरा का हैंडीक्राफ्ट उद्योग हो या होटल इंडस्ट्री हो, ये एक तरीके से माना जाए कि वेंटिलेटर पर है। बता दें कि बहुत दिनों के बाद में ताजमहल खुला है और उससे इनका रोजगार जुड़ा होता है हैंडीक्राफ्ट और होटलियर्स का। हम इस वक्त ताजमहल पूर्वी गेट पर हैं जहाँ पर ये हैंडीक्राफ्ट की शॉप है, उनसे जानते हैं क्या लगता है आपको, कितने समय मुश्किलों को झेला है आपने और अब ताजमहल खुला है तो क्या आसार लगते हैं? 2 इयर्स हो गए सर,
2 ईयर से ज़्यादा ही हो गया। हम हैं नहीं, बैठे हैं, बिजली का बिल जेब से दे रहे हैं, ट्यूशन फीस स्कूल की सब, और सेल्फ डिपेंड हैं। कोई सहारा ही नहीं है, ना मुसाफिर है, ना क्लाइंट है, ना कुछ भी नहीं है। आते हैं, बिजली का बिल भी जेब से देना पड़ रहा है और टाइम भी ख़राब हो रहा है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। फ्लाइट, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का जो मेन व्यापार है आपका फॉरनर्स से ज़्यादा जुड़ा होता है, क्योंकि आपके सही क्लाइंटेज वही हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हैं, तो क्या लगता है आपको ताजमहल खुलने से आपके ऊपर कोई फ़र्क पड़ने जा रहा है, या कि जब इंटरनेशनल फ्लाइट खुलेगी तब आपके लिए पॉजिटिव रहेगा? ताजमहल खुल जाएगा, इंडियन जो है वो ज़्यादा इतना बाइंग भी नहीं कर सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता है ये सब हैंडीक्राफ्ट आइटम। तो फॉरनर आएगा तो कुछ हो सकता है, फ्लाइट खुल जाएंगी तो कुछ हो सकता है, रोजी पानी हो सकता है। बता दें कि ताजमहल के खुलने से हैंडीक्राफ्ट उद्योग को आंशिक राहत तो मिल सकती है, लेकिन सही मायने में उनको जो राहत मिलेगी वो अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट्स हैं उनके द्वार खुल जाएंगे, क्योंकि फॉरनर्स ही हैंडीक्राफ्ट की जो वस्तुएं हैं सबसे ज़्यादा उनके जो क्लाइंटेज होते हैं वो फॉरनर्स होते हैं, इंडियन कम शॉपिंग करते हैं। तो हालांकि बड़े लंबे समय से दर्द से जूझ रहे हैं ये लोग हैंडीक्राफ्ट के उद्योग के, कहीं ना कहीं अब उनको उम्मीद है कि आने वाले जल्द समय में ये इंटरनेशनल फ्लाइट खुलें, जिससे कि उनका पटरी पर से उतरा रोजगार ढर्रे पर आ सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुवेक कुमार के साथ देवेश दीक्षित। मथुरा के वृंदावन कोतवाली इलाके के अंतर्गत गोधुलीपुरम की रहने वाली एक विवाहिता ने पति समेत ससुराली जनों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़ित विवाहिता का यह भी आरोप है कि ससुराल से अपने परिजनों के साथ वह मायके जा रही थी, उस दौरान पति और उसके अन्य साथियों ने उसकी और उसके परिजनों के साथ मारपीट की और गाड़ी में तोड़फोड़ की। मां के साथ थाने पहुंची विवाहिता की तहरीर पर पुलिस अब कार्रवाई में जुट गई है। मेरी बेटी के साथ मारपीट की है उसकी ससुराल वालों ने जी, और काफी बुरी तरह से मारा है। कब हुई थी मारपीट, कब से चल रहा है? वैसे तो शादी को अब 29 जून को 1 साल होने जा रहा है। शादी के कुछ महीने बाद से उसने दारू पी के उसे मारना पीटना शुरू किया। तो उसने हमें बताया भी था घर पे कि मम्मी मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी करता है, मारता पीटता है। तो हमने पूछा कि क्यों, कहता अपने माँ बाप से बोलो कि गाड़ी नहीं दी, मुझे गाड़ी चाहिए, बुलेट चाहिए। तो फिर भी हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, करेंगे ऐसा। अब बुलेट भी दे दी है, तो कुछ दिनों तक तो ठीक रहा, और अब 1-2 महीने से फिर से ही ऐसे कर रहा है। और अब कहता है अब मुझे बुलेट का शौक नहीं है, मुझे तो 4 व्हीलर चाहिए। अपने बाप से बोल 4 व्हीलर ला। उसने कहा कि मेरे बाप ने कैसे कैसे करके तो बुलेट दिया, और अब तुम 4 व्हीलर के लिए करें, मेरे बाप की हैसियत इतनी नहीं है। तो कह रहा कि बुलेट के साथ साथ तुझे भी पेट्रोल से चलाऊंगा, बुलेट को भी कर दूंगा, तुझे भी उसके साथ में पेट्रोल डाल के तुझे चला दूंगा। उसे बहुत बुरी तरह से मारा है, उसके कई जगह काट भी दिया है उसे। तो हम गए थे वहाँ, कैसे कैसे लेके आए, हमारे साथ भी मारपीट की काफी। हमारी गाड़ी को भी तोड़ दिया उसने, सारी शीशा तोड़ दिया उसकी। मुश्किल से बचा के लाए हैं। 4 दिन हो गए, 4 दिन से इधर उधर भटक रहे हैं। कासगंज के पटियाली में राष्ट्र के प्रमुख चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन पर श्री भागवत राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य वीरेंद्र पाल द्विवेदी ने एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का विमोचन प्रोफेसर नीरज किशोर मिश्र द्वारा कॉलेज के सभागार में किया गया। छात्र छात्राओं, बुद्धिजीवियों और क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर नीरज किशोर मिश्र ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए रास्ते पर हम बुद्धिजीवियों को चलना होगा। इस मौके पर मेधावी छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम संबंधी और ज्ञानवर्धक पुस्तकें भी भेंट की गयी। मैं प्रधानाचार्य पद से पहले राजस्थान में केमिस्ट्री के लेक्चर था भरतपुर में, जहाँ से कि इनका मूल जन्म स्थान फरन अंगला चंद्रभान नज़दीक था। मेरे बड़े भाई वहाँ पर संघ के कार्यकर्ता थे, वो लोग वहाँ कार्य करते थे, तो हम उनके पास जाया करते थे। जब मैंने इनके दर्शन को वहाँ पढ़ा तो मेरा विचार आया क्यों ना मैं इन पर एक पुस्तक लिखूं, क्योंकि इनका पूरा जो केंद्र है वो मानव समाज को एक सही दिशा देने की है, जिससे कि हमारा आज का जो मानव भ्रमित हो रहा है वो भ्रमित ना हो और मानव मानव के लिए कार्य करे। इनके अनुसार न कोई हिंदू है, न सिख है, न ईसाई है, बल्कि एक मानव है। तो मानव एकात्म दर्शन के ऊपर इनका दर्शन विशेष है। इन्होंने मानवता के लिए समस्त
कार्य किया है, जितना भी लेखन किया है वो मानवता के लिए किया है। इस पुस्तक को लिखने में आपको कितना समय लगा होगा? लगभग 2 वर्ष लगे, लगभग 2 वर्ष। एकत्रित करने में तो 4-5 वर्ष लगे हमें, लेकिन लिपिबद्ध करने हमको इसमें लगभग 2 वर्ष लगे। मथुरा में अचीवर्स क्रिकेट एकेडमी द्वारा खिलाड़ियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय मध्यम गति के गेंदबाज मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी का डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव कमल चावला ने शॉल पहनाकर स्वागत किया। मथुरा में क्रिकेट को लेकर हो रही प्रगति पर बदरुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि इतना शानदार ग्राउंड और टर्फ बच्चों को प्रैक्टिस के लिए यहाँ उपलब्ध है, ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि टर्फ विकेट पर ही क्रिकेट होना चाहिए, तभी खिलाड़ियों के खेल में निखार आएगा। इस दौरान उन्होंने अचीवर्स क्रिकेट एकेडमी और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रयासों की भी सराहना की। तो मैं बच्चों को भी यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए और मेहनत का फल हमेशा मिलता है, चाहे बड़ी देर से मिले लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आप जो आपके कोचेज आपको बता रहे हैं उन पर आप मेहनत कीजिए तो आप भी आगे जा सकते हैं। सर आपने कैसे महसूस किया है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, मैं बता रहा हूँ, बहुत ग्राउंड भी बहुत अच्छा है। मैं पहले भी यहाँ एक बार आया हूँ काफ़ी पहले, और बहुत मैटिंग की बहुत ही कम ही ग्राउंड थे, लेकिन अब बहुत आगे बहुत अच्छा लगा और लग रहा है जैसे बच्चों को देखकर भी काफ़ी क्रिकेट में काफ़ी चेंज है। काफ़ी बिल्कुल काफ़ी चेंज है, बहुत चेंज है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज। नमस्कार।